बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। क्लास 12 की न्यू बुक आई है जिसका पहला चैप्टर है थर्मल फिजिक्स। अगर क्लास 12 की न्यू बुक का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन करवा लिया जाए, कर लिया जाए, तो इंट्रोडक्शन कुछ यूं है कि सर हमारे पास पहला चैप्टर आ जाता है थर्मल फिजिक्स का, और फिर सेकंड चैप्टर से हमारे पास स्टार्टेड होती है डिफरेंट इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, अल्टरनेटिंग करंट्स, फिजिकल ऑप्टिक्स, और फर्दर फिर क्वांटम्स ऑफ स्पेस एंड एनवायरनमेंट और मेडिकल फिजिक्स के चैप्टर्स। ये कुछ चैप्टर्स हमारे पास इस बुक के हैं। इंट्रोडक्शन एक ही लेक्चर में करना, पूरी बुक को एक ही लेक्चर के अंदर सम अप करना बहुत डिफिकल्ट है। बस शॉर्टली सब पॉइंट ये आपसे डिस्कस करना है कि बुक की जो अरेंजिंग है हमें थोड़ी सी ऑकवर्ड लग रही है अरेंजिंग किया। ये थर्मल फिजिक्स के बाद का क्या कॉन्सेप्ट है, इसमें बाकी चैप्टर्स का आगे कॉन्सेप्ट लिंक ही नहीं कर रहा है, क्योंकि फिजिक्स एक्चुअल में एक ऐसा सब्जेक्ट था या है जिसमें हर टॉपिक हर चैप्टर एक दूसरे से लिंक कर रहा होता है, ठीक है। लेकिन इस बार जो बुक के चैप्टर्स की अरेंजिंग है वो बड़ी ऑकवर्ड सी बनाई गई है, जिसमें अरेंजिंग डिफरेंट है। और सवाए इलेक्ट्रिसिटी और करंट, अल्टरनेटिंग करंट के, इलेक्ट्रिसिटी को अल्टरनेटिंग करंट के कुछ चैप्टर्स का आपस में रेंजिंग बन नहीं रही, कोई लिंक बन नहीं रहा, ठीक है। लेकिन एक बार याद रखें, जो एक्चुअल में ये जो 10th क्लास की बुक है वो डिजाइन की गई है जो न्यू 10th क्लास की बुक है उसके प्रीवियस कॉन्सेप्ट्स के ऊपर, क्योंकि 10th क्लास जो न्यू बुक है उसका भी पहला चैप्टर थर्मल्स के ऊपर है, इसलिए यहाँ पे भी थर्मल का कॉन्सेप्ट रखा गया ताकि जब वो बच्चा कॉन्सेप्ट थर्मल का वहां से पढ़ के आ रहा है तो यहाँ पे ये डिस्कस करेगा। लेकिन अब सेकंड चैप्टर अगर आप देखें थर्मल फिजिक्स के पास एसएचएम का डाल दिया गया है। एसएचएम जो अब करंट 12th का बैच बच्चा पढ़ रहा है, वो एसएचएम बच्चे ने चैप्टर 1 पढ़ा था 10th क्लास के अंदर, ठीक है। तो उन्होंने दोनों को कुछ ना कुछ सिनेरियो देखते हुए फिर इसको डिस्कस किया। फिर आपने ज्योमेट्रिकल एप्टीट्यूड पे भी टॉपिक डिस्कस किया था जो कि फिजिकल ऑप्टिक्स आ गया है। तो बहुत सारे कॉन्सेप्ट नो डाउट 10th का तो है, चाहे वो 10th करंट जो पढ़ रही है 2026 का बैच पढ़ा है, या वो 10th जो 2023 के 24 का बैच पढ़ के आ चुका है 10th क्लास की बुक ओल्ड या न्यू, दोनों के लिए कॉन्सेप्ट इक्वल है, ठीक है, कोई बात नहीं, रेंजिंग ऊपर नीचे होगी, कोई इशू नहीं है। पर आज डिस्कस करना शुरू करते हैं थर्मल फिजिक्स को एक्चुअल में कि सर थर्मल फिजिक्स क्या होती है। थर्मल फिजिक्स में सबसे पहला वर्ड थर्मल खुद डिफाइन कर रहा है कि भाईजान मेरा ताल्लुक हीट से है, मैं टेम्परेचर हूं, मैं हीट हूं, मैं सबवर्गन ले लो, मैं थर्मोडायनेमिक्स के अंदर आ रहा हूं। मैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को एक्सप्लेन कर रहा हूं जिसमें वर्गन की बात आती है हीट के इंक्रीज करने से। मैं सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इंक्रीज कर रहा हूं, डिस्कस कर रहा हूं जिसमें एंट्रोपी की बात आती है। मैं थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स एक्सप्लेन कर रहा हूं जिसमें नो एंट्रोपी की बात है, मिनिमम एंट्रोपी की बात है, ठीक है। तो एक्चुअल में थर्मल फिजिक्स क्या है? थर्मल फिजिक्स का डायरेक्ट रिलेशन किस चीज से है? हीट से है, वर्क से है और टेम्परेचर से है। और मोर ओवर इसमें सबसे ज्यादा यूज होने वाले लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है, लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो थर्मल फिजिक्स में एक्चुअली हम क्या डिस्कस करते हैं? हम डिस्कस करते हैं कि सर हाउ हीट एंड टेम्परेचर डू वर्क डन फॉर सम बॉडी फॉर सम सिस्टम। सर लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स मुझे समझाते हैं कि कैसे थर्मोडायनेमिक्स हेल्प आउट करती है, कैसे जब आप टेम्परेचर प्रोवाइड करते हैं तो आपके पास वर्क डन होता है, चाहे वो वर्क डन ऑन द सिस्टम हो, चाहे वो वर्क डन बाय द सिस्टम हो, वर्क डन पॉजिटिव हो, वर्क डन नेगेटिव हो। ये चीजें लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स आपको समझाते हैं। आपने याद होगा, आपने फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पढ़ा हो, आपने फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पढ़ा था कि सर अगर आप हीट प्रोवाइड करते हैं तो उसमें इंटरनल एनर्जी के साथ साथ कुछ वर्क डन भी होता है। सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स आपने रिलेशन डिस्कस किया हुआ है एंट्रोपी के साथ, और थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स आपने डिस्कस किया हुआ है एंट्रोपी मिनिमम या एम्प्टी के साथ। ये बहुत एक्सप्लेनेटरी लॉज हैं जो आपने कुछ डिस्कस किए हैं 11th क्लास के अंदर, खासतौर पर फर्स्ट और सेकंड लॉ जरूर डिस्कस किया है। और हीट हीट से तो हमारा वैसे ही डेली लाइफ का ताल्लुक है। हीट एक्चुअल में क्या है? हीट इज द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी। हीट एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन है। कब एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन है? टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से। टेम्परेचर डिफरेंस क्या कि सर हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी की तरफ जो है हीट का ट्रेवल हो जाना, एनर्जी का ट्रेवल हो जाना, वो हीट कहलाती है। और टेम्परेचर क्या है? टेम्परेचर आपको पता है सर दैट इज डिग्री ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस है। तो वर्क हीट क्या है? एक्चुअल मेरे पास वर्क करता है, कब वर्क करता है? जब इंटरनल एनर्जी का टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है। तो ये एक्चुअल में थर्मल फिजिक्स का कॉन्सेप्ट है। अब थर्मल फिजिक्स के अंदर हम हर चीज को बात याद रखें, कुछ माइक्रोस्कोपिक लेवल को और कुछ को मैक्रोस्कोपिक, मैक्रो का मतलब होता है बड़ी, बड़े लेवल पे डिस्कस करते हैं, या उसके की पॉइंट्स मैक्रोस्कोपिक लेवल पे डिस्कस करते हैं। और कुछ पॉइंट्स होते हैं जो कि माइक्रोस्कोपिक लेवल पे डिस्कस करते हैं, जैसे ये हीट, वर्क, टेम्परेचर, ये आपके पास थर्मल फिजिक्स का मैक्रोस्कोपिक पॉइंट्स हैं। हाँ, इसके अंदर लॉज क्या आ रहे हैं
वो लास्ट कैसे डेली का वर्क डन कर रहे हैं, लास्ट कैसे हेल्प आउट कर रहे हैं थर्मोडायनेमिक्स के अंदर जनरली तौर पे, वो माइक्रोस्कोपिक पॉइंट्स हम लोग चले जाते हैं। तो थर्मल फिजिक्स का अभी तक इतना शॉर्ट सा इंटरव्यू बहुत है। आगे डिस्कस करते हैं इस चैप्टर का सबसे पहला टॉपिक, वन ऑफ द फेमस टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, ब्राउनियन मोशन। अब ब्राउनियन मोशन क्या होती है जी? ब्राउनियन मोशन, अब ये जो ब्राउनियन मोशन है सर, इससे मेरा तारुफ कोई नया नहीं है, ये मेरे लिए न्यू क्वेश्चन नहीं है, ये पुराना तारुफ है। 9th क्लास का टॉपिक है टाइप्स ऑफ मोशन, जिसके अंदर मैं डिस्कस कर रहा हूँ वाइब्रेटरी मोशन को, और वाइब्रेटरी मोशन भी मुझे समझा देता है, सॉरी वाइब्रेटरी मोशन कह रहा हूँ, जिगजैग मोशन, इररेगुलर मोशन। हमने पढ़ा बटरफ्लाई इधर उधर जा रही है, ठीक है। उसमें मैंने डिस्कस किया कि सर दिस मोशन इज आल्सो नेम एज ब्राउनियन मोशन। हम वहां पे बड़ा एमसीक्यूज इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज कि सर इररेगुलर मोशन को ब्राउनियन मोशन भी कहा सकता है, रैंडम मोशन जिसको हम नाम देते रहे। तो ब्राउनियन मोशन से हमारा तारुफ कोई नया नहीं है, ये ओल्ड ही पॉइंट है। अब ब्राउनियन मोशन में होता क्या था? ब्राउनियन मोशन में ये होता था कि सर जो मटेरियल है, कुछ जब ऑब्जेक्ट है, जो मॉलिक्यूल है, वो रैंडमली मूव कर रहा है। ब्राउनियन मोशन के अंदर मॉलिक्यूल रैंडमली तौर पे मूव कर रहा होता है। ये हम सबको पता है कि ब्राउनियन मोशन नाम ही रैंडम मूवमेंट का है, लेकिन हमें तब भी ये नहीं पता था कि सर एक्चुअल में ये किसने डिफाइन किया कि ये रैंडम मूवमेंट है। अब रैंडम मूवमेंट डिफाइन किया हमारे एक साइंटिस्ट ने, नाम उसका क्या है? रॉबर्ट ब्राउन। रॉबर्ट ब्राउन, रॉबर्ट ब्राउन 1827 के अंदर, ये बात याद रखिए, रॉबर्ट ब्राउन एक बॉटनिस्ट है। आपसे एमडी कैट के एमसीक्यूज में ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। रॉबर्ट ब्राउन 1827 में क्या ऑब्जर्व करता है? वो पोलन ग्रेन्स का वाटर के अंदर एक एक्सपेरिमेंट देख रहा होता है, एक्सपेरिमेंट कर रहा होता है। उस एक्सपेरिमेंट के दरमियान वो माइक्रोस्कोप से ये देखता है कि सर जो वाटर के अंदर पोलन ग्रेन्स हैं, हालांकि वाटर जो है वो स्टिल है, खड़ा है, स्टेशनरी है, वाटर मूव नहीं कर रहा, लेकिन उसके अंदर जो पोलन ग्रेन्स हैं वो रैंडमली तौर पे कॉन्टिन्यूसली मूव कर रहे हैं, कंस्टेंटली मूव कर रहे हैं, लेकिन रैंडम मूवमेंट और उनकी कोई मूवमेंट सेम नहीं है जिसको आप सेम मतलब किसी टाइप स्पेसिफिक टाइप ऑफ मोशन बता सकें। तो उसने ये ऑब्जर्व किया कि सर ये जो पोलन ग्रेन्स की मूवमेंट है इस स्टेट के अंदर, ये एक्चुअल में क्या है? वो ब्राउनियन मोशन का नाम दे रहा है उसको। क्यों दे रहा है? कि सर वो पोलन ग्रेन्स जो वो जिगजैग मूवमेंट कर रहे थे, वो एक स्टिल मूवमेंट में नहीं थे, मतलब स्पेसिफिक मूवमेंट नहीं थे, ना वो सर्कुलर थे, ना रोटेटरी थे, ना लीनियर थे, ना वाइब्रेटरी थे, वो सर अलग ही मूवमेंट कर रहे हैं। माइक्रोस्कोप से जब वाटर के अंदर पोलन ग्रेन्स का कॉन्सेप्ट देख रहा था, उस एक्सपेरिमेंट को डिस्कस कर रहा था, क्योंकि बॉटनिस्ट था, प्लांट से उसका ताल्लुक था, तो सर उसने 1827 के अंदर ये पॉइंट डिस्कस किया। क्योंकि बॉटनिस्ट, आपको याद रखिए, बॉटनिस्ट वो होते हैं जो कि जनरली तौर पर ज्यादातर प्लांट्स की डिस्कशन पे काम कर रहे होते हैं, प्लांट्स पे काम कर रहे होते हैं। तो उसने 1827 में ये चीज ऑब्जर्व की कि सर जो पोलन ग्रेन्स इन वाटर है वो सर रैंडमली मूव कर रहे हैं। वाटर है, इस वाटर के अंदर ये सारे वाटर जो स्टिल वाटर है, ये वाटर पानी खड़ा हुआ है, लेकिन उसके सर पानी स्टिल है, खड़ा हुआ है, अगर हो ना मूवमेंट में है पानी तो फिर तो मूव हो रहा ही होगा। स्टिल पानी के अंदर भी जो पोलन ग्रेन्स थी उनकी मूवमेंट रैंडमली देखने को आती थी। कभी वो इधर को जा रहे हैं, कभी वो इधर को जा रहे हैं, कभी वो इधर को जा रहे हैं, कभी वो इधर को जा रहे हैं। अब ये मूवमेंट देखते हुए उसने बताया कि सर हाँ, एक ऐसी मूवमेंट भी एग्जिस्ट करती है जिसको हम जिगजैग मूवमेंट कहते हैं, क्योंकि ये वर्ड जिगजैग से ही ब्राउनियन मोशन निकला। ब्राउनियन तो एक्चुअल में साइंटिस्ट के नेम पे निकला, वैसे तो जिगजैग मोशन हम नाम दे रहे हैं इसको। तो फिर उसने ये बात कहा, हाँ सर ये जो है रॉबर्ट जो ब्राउनियन मोशन एग्जिस्ट कर रही है पोलन ग्रेन्स के अंदर, जिसको समहाउ बाद में जब 1905-07 के अंदर आइंस्टाइन ने जब एटम का कंसेप्ट दिया, तब उसने इस एक्सपेरिमेंट का रेफरेंस देते हुए इस एक्सपेरिमेंट से मजीद समझ ले, इसके ऊपर रिजल्ट्स निकाले, इसके ऊपर डिस्कशन करके, एक्सपेरिमेंट करके इसी कॉन्सेप्ट को, इसी थ्योरी को, रॉबर्ट ब्राउन की थ्योरी को यूज करते हुए जब उसने कॉन्सेप्ट ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स दिया 1905 या 6-7 के अंदर आइंस्टाइन ने, अल्बर्ट आइंस्टाइन ने, तो तब उसने इस थ्योरी को भी यूज किया कि हाँ सर एटम भी जो है वो एक्चुअल में रैंडमली मूव कर रहा होता है। ठीक है, तो ये ब्राउनियन मोशन कैसे हमारे पास आई? रॉबर्ट ब्राउन ने एक एक्सपेरिमेंट किया, पोलन ग्रेन्स देख रहा था वो माइक्रोस्कोपिक पॉइंट के ऊपर, वहां पर उसने ये देखा कि सर जो पोलन ग्रेन्स हैं वो जिगजैग मूवमेंट कर रहे हैं। अब जिगजैग मूवमेंट क्या है? जिगजैग मूवमेंट ये है कि सर इधर से भी मॉलिक्यूल फोर्स लगा रहा है, इधर से मॉलिक्यूल फोर्स लगा रहा है, इधर से भी लगा रहा है, इधर से भी लगा रहा है, तो उसको कोई स्पेसिफिक प्लेस नहीं मिल रही। आप जैसे किसी झुरमट में हो, ठीक है, आप झुरमट में कमजोर से हैं, ठीक है बेचारे, क्या है
कोई इधर से धक्का दे रहा आप उधर जा रहे हैं, कोई इधर से धक्का दे रहा आप उधर जा रहे हैं, कोई इधर से धक्का दे रहा आप उधर मूव कर गए। अब ये क्या है, ये जिगजैग मूवमेंट, आपकी स्पेसिफिक मूवमेंट नहीं। यही काम वाटर के अंदर पोलन ग्रेन्स के साथ हो रहा था, हालांकि पोलन ग्रेन्स जो वाटर था वो तो स्टिल था, ठीक है। तो इस तरह हमने जिगजैग मोशन डिस्कस की, ब्राउनियन मोशन डिस्कस की। अब ब्राउनियन मोशन जो है, एक्चुअल में ब्राउनियन मोशन कब ज्यादा होती है कब कम होती है, ये डिपेंड करता है एक्चुअल में इसके कुछ फैक्टर्स के ऊपर। ब्राउनियन मोशन में सबसे पहला फैक्टर जो है इसका आता है कि सर ये किस चीज पर डिपेंड करता है, वो सबसे पहला फैक्टर इसका है साइज ऑफ मॉलिक्यूल्स, साइज ऑफ मॉलिक्यूल। अब बड़ी ही कॉन्सेप्चुअल बात है, अंडरस्टैंडिंग बात है कि सर अगर मॉलिक्यूल का साइज बहुत ज्यादा बड़ा होगा तो उसकी मूवमेंट उतनी कम होगी। ये बात वैलिड है, इनवर्स रिलेशन में है कि सर जितना मॉलिक्यूल का साइज ज्यादा है उतनी उसकी मूवमेंट कम है। मूवमेंट कम का मतलब है स्पीड कम होगी, ठीक है। और फिर सेकंड फैक्टर आता है कि सर इसकी जो स्पीड है वो डिपेंड करती है विस्कोसिटी के ऊपर। स्पेलिंग चेक कर लेना, अक्सर मेरे स्पेलिंग गलत हो जाते होते हैं। विस्कोसिटी के ऊपर स्पीड डिपेंड करती है विस्कोसिटी, मॉलिक्यूल पे डिपेंड कर रही है स्पीड। स्पीड एक्चुअल में ना हम ये देख रहे हैं कि ब्राउनियन मोशन किन फैक्टर्स पे डिपेंड कर रही है। ब्राउनियन मोशन का पहला फैक्टर है स्पीड, और वो फैक्टर स्पीड जो डिपेंड करता है 2 पॉइंट्स पे फर्दर, मॉलिक्यूल्स के साइज पे और विस्कोसिटी पे। अगर मॉलिक्यूल का साइज बड़ा है, ग्रेटर है, तो फिर सर ब्राउनियन मोशन स्लो होगी, कम होगी। और अगर मॉलिक्यूल का साइज स्मॉल है तो फिर क्या है, इसकी स्पीड ज्यादा होगी। तो मॉलिक्यूल का साइज स्पीड के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, एमसीक्यू के तौर पे पूछा जा सकता है। मॉलिक्यूल का साइज इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्पीड। If the greater is the molecular size, the Brownian motion speed is slow. If smaller the molecular size, greater speed is slow. अब फिर सेकंड पॉइंट आता है विस्कोसिटी का। विस्कोसिटी क्या है, आपने डिस्कस किया हुआ है। विस्कोसिटी है द इंटरनल फ्रिक्शन, इंटरनल फोर्स ऑफ एनी लिक्विड और एनी फ्लूइड, इसको हम कहते हैं विस्कोसिटी। किसी भी फ्लूइड की इंटरनल जो फ्रिक्शन है, इंटरनल रेजिस्टेंस, एक्चुअल में पानी के मॉलिक्यूल्स की रेजिस्टेंस कम है, शहद के मॉलिक्यूल की रेजिस्टेंस ज्यादा है, तो सर आपके पास विस्कोसिटी भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है स्पीड के। ब्राउनियन मोशन जितनी विस्कोसिटी ज्यादा होगी स्पीड कम होगी। आप वही बोलेंगे इसको जिसको पानी में छोड़ा था उसी को हनी में छोड़ के देखें, क्यों, हनी थिक है, पानी थिन है, ठीक है। तो थिन लिक्विड्स के अंदर जो मॉलिक्यूल्स हैं ब्राउनियन मोशन में ज्यादा होगी, जबकि थिक के अंदर ब्राउनियन मोशन कम होगी। क्यों, विस्कोसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्पीड। जितनी विस्कोसिटी ज्यादा होगी, शहद की विस्कोसिटी ज्यादा है सर, पानी की विस्कोसिटी कम है सर, इसलिए हनी शहद के अंदर ब्राउनियन मोशन ज्यादा नहीं है, कम है। तो ये दो फैक्टर आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अगर बताया सर ब्राउनियन मोशन की स्पीड किन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है, तो ये उसके 3 फैक्टर्स एक्चुअल में थे। ये कॉन्सेप्ट हमने डिस्कस किया। ब्राउनियन मोशन का बड़ा शॉर्ट सा कॉन्सेप्ट, इजी सा कॉन्सेप्ट है। अगर मैं इसको समराइज करूं, समराइजेशन ये है कि रॉबर्ट ब्राउन भाईजान ये चीज फील करते हैं कि सर जब मैंने पानी के अंदर पोलन ग्रेन्स को देखा, स्टिल पानी के अंदर एक्चुअल हालांकि उसने देखा, तो उसको ये समझ आई कि सर पोलन ग्रेन्स की एक स्पेसिफिक कोई मूवमेंट नहीं है, बल्कि वो जिगजैग मूवमेंट कर रहे हैं। और जिगजैग मूवमेंट क्या है कि हर तरफ से मॉलिक्यूल्स की फोर्स उसके ऊपर लग रही थी पोलन ग्रेन्स पे, तो वो एक डायरेक्शन में नहीं जा सका। जैसे हम लोग भी है ना कि हम, चलो मैं समराइज पहले कर लूं। फिर सेकंड चीज, उस रॉबर्ट ब्राउन ने इसको एक्सप्लेन किया कि सर हाँ यहाँ पे एक मूवमेंट एग्जिस्ट करती है, जिगजैग मोशन एग्जिस्ट करती है। उस जिगजैग मोशन को ब्राउनियन मोशन का नाम दे दिया गया। और फिर इसकी रीजंस देखेंगे कि सर किन किन रीजंस की वजह से एग्जिस्ट करती है। उसमें से फिर हमें ये देखा कि इनकी ये जो ब्राउनियन मोशन किन किन चीजों पे डिपेंड करी है, कैसे कैसे इसकी स्पीड डिपेंड करेगी एक्चुअल में। तो हमने स्पीड के अबाउट देखा कि सर पहला पॉइंट ये है कि ब्राउनियन मोशन जो है वो डिपेंड करती है मॉलिक्यूल्स के स्पीड पे, और मॉलिक्यूल की स्पीड दो चीजों पर डिपेंड करती है। वन ऑफ देम इज साइज ऑफ मॉलिक्यूल एंड अदर इज विस्कोसिटी। हमने ये देखा कि इफ द मॉलिक्यूल साइज इज ग्रेटर, अगर मॉलिक्यूल का साइज ग्रेटर होगा तो सर जाहिर सी बात है स्पीड कम होगी, और अगर विस्कोसिटी ज्यादा होगी स्पीड कम होगी। वाइस वर्सा, इनवर्स रिलेशन के अंदर ये दोनों पॉइंट्स थे। दैट वाज द समराइजेशन ऑफ द टॉपिक ऑफ ब्राउनियन मोशन। होपफुली आपको समझ आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, वन ऑफ द लॉन्ग क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर, फर्स्ट लॉन्ग क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर ऑफ क्लास 10 फिजिक्स। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। फी अमान अल्लाह।